Good morning, student. Today we will discuss about the provisions to prevent marginalization. लास्ट वीडियो में स्टूडेंट हम लोगों ने हम डिस्कशन किया है कि कॉन्फ्रंटिंग क्या होता है, मार्जिनलाइजेशन क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कशन किए हैं। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे कि हम कैसे मार्जिनलाइजेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके कौन कौन से प्रोविजंस हैं, और इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे इस पार्ट्स में। ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है। चलिए स्टूडेंट, सिंपल हम बात करते हैं कि प्रिवेंट मीन रोकना, कैसे हम मार्जिनाइजेशन को रोक सकते हैं। The Indian Constitution has been framed with a lot of care and diligence to ensure that the marginalized sections of populations are brought बैक इन टू द मेन स्ट्रीम। स्टूडेंट, अगर देखा जाए ना, करे कि स्टूडेंट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन फ्रेम्ड, मतलब जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेम किया गया, बनाया गया स्टूडेंट, तो बहुत ही ज़्यादा कोशिश किया। कह रहा है कि वी विथ लॉट ऑफ केयर, मतलब बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयर करके उसको बनाया गया। एंड डिलीजेंस, मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करके, बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करके। डिलीजेंस मीन स्टूडेंट यहाँ पे परिश्रम या हार्ड वर्क कर सकते हैं, कि बहुत ही हार्ड वर्क या बहुत ही केयर करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। टू इंश्योर डैट, मतलब इसको इंश्योर करने के लिए कि मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन आर ब्रॉट इनटू मेन स्ट्रीम, मतलब कि जो भी हमारे सोसाइटी में मार्जिनलाइजेशन था, जो भी हमारे मार्जिनलाइज पीपल थे या पॉपुलेशन थी, उसको हम क्या कर सके, मेन स्ट्रीम में, मेन धारा में क्या कर सके, ला सके। जैसे मेन धारा में सबको एक साथ लाया जा सके, जिसमें किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशंस न हो, किसी भी तरह का कोई छुआछूत, किसी भी तरह का कोई भेदभाव किसी भी पर्सन के साथ ना किया जाए। तो ये हमारे जो संविधान बनाने वाले लोग थे, फार्मूलेटर से, उन्होंने ऐसा कोशिश किया और बहुत ही हार्ड वर्क करके संविधान बनाया। इट वॉज एंड endeavor to bring back equality and social order wherein every citizen got to enjoy the fundamental rights without differentiation and prejudice। स्टूडेंट, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में एक और प्रयत्न किया गया। इंडिविजुअल मतलब एक और प्रयत्न किया गया, क्या, टू ब्रिंग बैक इक्वालिटी, मतलब इक्वालिटी लाया जाए, मतलब किसी भी पर्सन में या किसी भी पॉपुलेशन के किसी भी पार्ट्स में हम लोग उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करें, उसके साथ क्या हो, इक्वालिटी हो, सोशल ऑर्डर हो, मतलब सोशल ऑर्डर मीन मतलब सभी लोग एक समान हो, किसी भी तरह का कोई ऊंच नीच ऐसा कोई सोसाइटी ना हो। और एवरेज जो सिटीजन है बेटा, वो क्या कर सके, गॉट टू इंजॉय द फंडामेंटल राइट्स, सबको जो है फंडामेंटल राइट्स क्या हो सके, मिल सके। अभी हम आपको उससे फंडामेंटल राइट्स पे डिस्कशन करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या होता है। विदाउट डिफ्रेंसिएशन एंड प्रेजुडिस, मतलब बिना किसी भेदभाव के। और यहाँ पे एक और मीनिंग दिया हुआ है स्टूडेंट, प्रेजुडिस दिया हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजुडिस स्टूडेंट? तो मतलब जो पूर्वाग्रह होता है, जो हमारी पूर्व धारणाएं होती है, वह किसी भी तरह का उसमें न लिया जाए। मतलब पुरानी जो परंपरा है, पुरानी धारणा है, पुरानी जो हमारी सोच है किसी भी पर्सन के बारे में, ये सारी चीज़ें न हो और किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन भी न हो। The following provisions in fundamental rights are specially framed for दिस पर्पस। और स्टूडेंट देखा जाए ना, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स का जो मेन टारगेट था ना, यही दूर करना था, क्या, मार्जिनलाइजेशन। मतलब हमारे सोसाइटी में जो मार्जिनलाइजेशन था, चाहे वो रिलीजन को लेकर हो, चाहे वो कास्ट को लेकर हो, चाहे वो किसी ट्राइबल्स के साथ हो, किसी वुमेन के साथ हो, किसी माइनॉरिटी के साथ हो, तो मेन टारगेट यही था फंडामेंटल राइट्स का, कि इस तरह के सारे जो मार्जिनलाइजेशन है, उसको क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए, उसको रोक दिया जाए। ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट हम दिया हुआ राइट टू इक्वलिटी, यहाँ पे राइट टू इक्वलिटी से बात करने से पहले हम लोग थोड़ा सा फंडामेंटल राइट्स के बारे में जान लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या होता है। स्टूडेंट, अभी तक हम जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ था, तो उसमें हमें 7 फंडामेंटल राइट्स मिले थे। कितने मिले थे स्टूडेंट? 7 फंडामेंटल राइट। 7 में जो सबसे फर्स्ट जो था, वो आपका था राइट टू इक्वलिटी। क्या था स्टूडेंट? राइट टू इक्वलिटी। सेकेंड जो था स्टूडेंट, वह हमारा था आपका
राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम था। और थर्ड जो था हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन था। और फोर्थ जो था राइट टू रिलीजन था। और फाइव नंबर पे जो था वह था राइट टू एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट। 6 नंबर पे था राइट टू प्रॉपर्टी। और 7th नंबर पे था स्टूडेंट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। स्टूडेंट अगर बात किया जाए तो राइट टू प्रॉपर्टी के वाली जो अगर था फंडामेंटल राइट्स, उसको क्या कर दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, उसको हटा दिया गया 1976 में। उसको 1976 में 44th नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था स्टूडेंट, इसके द्वारा हम 1976 में राइट टू प्रॉपर्टी को बाहर कर दिया गया। तो इस समय प्रेजेंट टाइम में हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टूडेंट, तो वह 6 है। कितने हैं? 6 है। कौन कौन सा है स्टूडेंट? तो आप देख सकते हो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजन, राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर, और 6 जो आपका है वो आपका है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। स्टूडेंट यहाँ पे और भी बात कर लेते हैं। जो राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू इक्वलिटी, वह आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक है, जो आपकी बुक में बहुत क्लियर नहीं दिया हुआ है। और सेकेंड जो है स्टूडेंट राइट टू फ्रीडम, वह आपका 19 से लेकर के 22 तक है। थर्ड जो है स्टूडेंट आपका जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, वह 23 और 24 नंबर आर्टिकल में दिया हुआ। नेक्स्ट जो दिया हुआ है आपका राइट टू फ्रीडम, वह 25 और 20 से लेकर के 28 तक है आर्टिकल में। और फिर जो है स्टूडेंट आपका जो राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर का जो है वह 29 और 30 में आर्टिकल नंबर में है। और आप जानते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी 31 में था, जिसको यहाँ से हटा दिया गया। और जो लास्ट आपका 6 नंबर का जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उसको आर्टिकल 32 में दिया गया। तो स्टूडेंट एक कुछ जनरल नॉलेज था आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने दे दिया। और फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट 3 में है, संविधान के पार्ट 3 जो है वहाँ पे है आर्टिकल 14 से लेकर के 35 के बीच में। चलिए हम लोग अब देखते हैं राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी स्टूडेंट जो है आपका 14 से लेकर के 18 तक है। किस आर्टिकल में है? 14 से लेकर के 18 तक में। राइट टू इक्वलिटी इज एन इम्पोर्टेंट राइट प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कर स्टूडेंट राइट टू इक्वलिटी जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स है। और फंडामेंट क्यों इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट? क्योंकि इसके द्वारा बहुत सारे राइट्स हमें क्या होता है, मिलता है। अच्छा स्टूडेंट बताओ, राइट्स और फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंसेज है? तो हम आपको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। राइट्स बेटा आपका कोई भी अधिकार होता है सिंपल, जिसको आपको मिल भी सकता है और आपको नहीं भी मिल सकता है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स स्टूडेंट ऐसे राइट्स होते हैं जो आपको दिए गए हैं, और इस राइट को कोई भी जो पर्सन है उसको कम नहीं कर सकता है। कोई गवर्नमेंट जो है नॉर्मल सिचुएशन में उसको कम नहीं कर सकती है। कोई भी आदमी जो है आपके फंडामेंटल राइट्स को कम नहीं कर सकता। अगर ऐसा वह आपके फंडामेंटल राइट्स को कम करने की कोशिश करता है तो आप क्या कर सकते हो, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट में क्या कर सकते हो, मतलब अपना याचिका दायर कर सकते हो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में इस तरह की कोई कमी किया जा रहा है। चलिए स्टूडेंट अब राइट टू इक्वलिटी के बारे में देखते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं समानता का अधिकार। क्या बोलते हैं? समानता का अधिकार। राइट टू इक्वलिटी इज एन इम्पोर्टेंट राइट प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के द्वारा हमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट्स प्रोवाइड किया गया है। दिस राइट इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ ऑल अदर राइट्स एंड लिबर्टीज एंड गारंटीज द फॉलोइंग। स्टूडेंट कह रहा है कि जो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि राइट टू इक्वलिटी जो है ना अन्य राइट के लिए क्या हो जाता है, अन्य फंडामेंटल राइट्स के लिए फाउंडेशन का वर्क करता है। मतलब बहुत सारे राइट्स जो है स्टूडेंट राइट टू इक्वलिटी पे क्या हुआ है, डिपेंडेंट है। तो इसको हम फाउंडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाउंडेशन के नाम से भी जानते हैं राइट टू इक्वलिटी को। क्या क्या प्रोविजंस है स्टूडेंट? इसमें कुछ आर्टिकल्स दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। आर्टिकल 14 दिया हुआ है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब स्टूडेंट कि जो इक्वल लॉ के सामने जो कोई भी पर्सन है
वो क्या है, सभी लोग सेम है, मतलब चाहे वो किसी कास्ट का हो, किसी रिलीजन का हो, चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, वह सभी लोग क्या है, सेम है, मतलब समान है। लॉ के सामने कोई ऊंच कोई नीच, कोई अमीर कोई गरीब नहीं है। तो इसको बोलते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के समक्ष समानता। In this article, the Constitution guarantees that all citizens shall be equally protected by the laws of the country। मतलब स्टूडेंट इस कानून के तहत, इस आर्टिकल के तहत जो है, इंडिया का कोई भी पर्सन हो या कोई भी नागरिक हो, उन सभी नागरिकों को हमारे कंट्रीज में इक्वल राइट्स दिए गए हैं, इक्वल प्रोटेक्शन दिए गए हैं। This implies that the state shall not discriminate any Indian citizens on the basis of caste, creed, color, gender, religion और place of birth। मतलब स्टूडेंट राइट टू आर्टिकल 14 के तहत हमारी जो इंडियन पीपल्स है या इंडियन सिटीजन्स है, उनके साथ किसी भी आधार पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, चाहे कास्ट के आधार हो, चाहे क्रीड हो, चाहे कलर हो, चाहे जेंडर हो। मतलब हम किस एक वर्ड्स में कह दें कि किसी आधार पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते इंडियन पीपल्स के साथ या इंडियन सिटीजन के साथ। सेकेंड आर्टिकल है स्टूडेंट आर्टिकल 15, सोशल इक्वलिटी एंड इक्वल एक्सेस टू पब्लिक एरियाज। मतलब सामाजिक समानता हो, और जितने भी पब्लिक एरियाज है, जैसे पार्क हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, टेम्पल्स हो गया, इन सभी जगहों पर सभी लोगों को इक्वल एक्सेस हो, मतलब सभी नागरिकों को समान पहुँच हो, सभी लोग जा सके आ सके। क्योंकि इस स्टूडेंट इस आर्टिकल को लाने के पीछे रीज़न था कि 1950 से पहले, या जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो उसमें जो अपर कास्ट के लोग थे, हमारे सोसाइटी के जो डेवलप लोग थे ना, वह अनडेवलप के साथ बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते थे, उनको बहुत ही ज़्यादा उनके साथ बहुत ही ज़्यादा मतलब मिसबिहेव करते थे, उनको बहुत ही ज़्यादा एट्रोसिटी करते थे, बहुत ज़्यादा अलग तरीके से उनके साथ उनका सोचने का तरीका था। इसीलिए, और उनको टेम्पल्स में, उनको पार्क में, उनको सिनेमा हॉल में या पब्लिक प्लेस पे जाने का राइट्स नहीं था। तो इसीलिए इस आर्टिकल को लाया गया कि सभी लोगों को, चाहे इंडियन नागरिक कोई भी हो, किसी कास्ट का हो, किसी रिलीजन का हो, सबको जो है इक्वल एक्सेस दिया जा सके। देखिए स्टूडेंट, कह रहे कि दिस आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट एवरी पर्सन शैल हैव इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस लाइक पब्लिक पार्क्स, म्यूजियम्स, वेल्स एंड टेम्पल्स etc। मतलब स्टूडेंट इस आर्टिकल के द्वारा इंडियन नागरिक को सब कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी पब्लिक प्लेस को यूज कर सकते हैं, चाहे वो पार्क हो, चाहे म्यूजियम हो, चाहे वेल्स हो, चाहे टेम्पल्स हो। जबकि पहले ऐसा नहीं होता था स्टूडेंट, इस आर्टिकल के ना ही हमारे संविधान में नहीं था ना, तो इसके पहले ऐसा नहीं होता था। लोग केवल अपर कास्ट के लोग टेम्पल्स में जाते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय जाते थे, लोअर कास्ट के लोगों को एंट्री नहीं दी जाती थी। वेल्स या म्यूजियम में या पब्लिक प्लेस पे केवल अपर कास्ट के लोग इसको यूज करते थे, लोअर कास्ट के लोग, डिप्रेस क्लास के लोग, दलित लोग इसको यूज नहीं करते थे, क्योंकि अपर कास्ट के लोग बहुत ही ज़्यादा उनके साथ मिसबिहेव और उनको टॉर्चर करते थे, उनको किसी भी तरह का कोई राइट्स नहीं देते थे। तो इस आर्टिकल से उनको ये प्रॉफिट हुआ। चलिए स्टूडेंट आर्टिकल 17 देखते हैं, जिसको एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बोलते हैं। अनटचेबिलिटी मतलब स्टूडेंट छुआछूत मतलब भेदभाव। सिंपल समझे स्टूडेंट कि एक टाइमिंग ऐसे था कि अगर अपर कास्ट के या ब्राह्मण के शरीर से, बॉडी से, अगर किसी छोटे कास्ट का शरीर टच कर जाता था ना, तो उसके साथ बहुत ही मिसबिहेव होते थे, बहुत ही उसको पनिशमेंट दिया जाता था। मतलब हमारे सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा अनटचेबिलिटी थी, बहुत ही ज़्यादा छुआछूत था एक दूसरे को लेकर के। तो उसको आर्टिकल 17 के द्वारा उसको दूर करने का कोशिश किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू दिस आर्टिकल एम्स टू एबोलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। इस आर्टिकल्स के तहत स्टूडेंट हम क्या करने के दूर करने की कोशिश किए, अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत। प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ बीन डिक्लेयर एज एन ऑफेंस एंड एनीवन डूइंग सो इज पनिशेबल बाय लॉ। और स्टूडेंट इस आर्टिकल्स के द्वारा हमने अनटचेबिलिटी को क्या कर दिया, ऑफेंस, एक अपराध डिक्लेयर कर दिया कि यह एक टाइप का अपराध है, एक टाइप का बहुत ही मिसबिहेव है। अगर कोई भी पर्सन जो है ना, अगर किसी भी तरह का अनटचेबिलिटी करता है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है, तो वह उसे क्या मिलेगा,
पनिश मिलेगा किसके द्वारा, कानून के द्वारा। और किस आर्टिकल के द्वारा मिलेगा, आर्टिकल 17 के द्वारा। डिफॉल्टर्स कैन बी पेनलाइज्ड फॉर प्रिवेंटिंग अ पर्सन फ्रॉम entering a place of worship or from taking water from a tank or well। स्टूडेंट अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको कहीं दिखाई जा रही है, कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी में ऐसा होता था कि पब्लिक प्लेस जैसे वेल या वर्शिप टेम्पल्स में उनको एंट्री नहीं दी जाती थी। जो डिप्रेस क्लास, जो दलित थे, जो गरीब लोग थे, उनको वहाँ पे एंट्री नहीं दी जाती थी। तो वही कह रहा है कि स्टूडेंट डिफ़ॉल्टर्स कैन बी पेनलाइज, मतलब डिफ़ॉल्टर्स को बहुत सारा दंड दिया जाएगा, उनको फाइन दिया जाएगा। फॉर प्रिवेंटिंग अ पर्सन, मतलब अगर वह रोकते हैं किसी व्यक्ति को कहाँ पे जाने से, वर्शिप मतलब पूजा पाठ करने से रोकते हैं, या किसी पब्लिक प्लेस पे जाने से रोकते हैं, या वेल्स टैंक और वेल पे जाने से रोकते हैं, तो उनको क्या किया जाएगा, उनको पेनालाइज किया जाएगा, उनको बहुत ही ज़्यादा पनिशमेंट दिया जाएगा। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 17 के तहत। तो हमारे डिप्रेस क्लास के लिए और जो दलित लोग थे उनके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल आर्टिकल्स है आर्टिकल नंबर 17। अगला है स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। जो आपका यहाँ पे फ्रीडम के कुछ आर्टिकल्स को नहीं दिया हुआ है, राइट टू फ्रीडम के डायरेक्ट दिया हुआ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो आर्टिकल आपका 23 और 24 है। यहाँ पे बस ये प्रेजेंट किया गया है स्टूडेंट, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है ना उसको शो करने का कोशिश किया गया है। तो आप याद रख लीजिएगा कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन किस आर्टिकल में है, 23 एंड 24 में है। चाइल्ड लेबर एंड बेगार फोर्स लेबर इज प्रोहिबिटेड अंडर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। स्टूडेंट यहाँ पे दो टर्म्स दिया हुआ है, एक तो चाइल्ड लेबर दिया हुआ है और एक बेगार दिया हुआ है। चाइल्ड लेबर स्टूडेंट आर्टिकल 24 में है, और बेगार जो है बिना वेजेस का या बिना सैलरी का काम करवाना जो है उसको बेगार बोलते हैं। मतलब कोई पर्सन जो है किसी व्यक्ति के से काम करवाता है, लेकिन उसको किसी भी तरह का कोई मजदूरी, किसी भी तरह का उसको सैलरी नहीं देता है ना, तो हम बोलते हैं कि वो बेगार करवा रहा है उस व्यक्ति से। क्या करवा रहा है, बेगार, मतलब बिना पैसे का काम करवा रहा था, बेगार। ठीक है, तो इन दोनों जो प्रोविज़न है ना, चाइल्ड लेबर और बेगार को रोकने का काम किया गया है किस आर्टिकल में, किस फंडामेंटल राइट्स में, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें 24 में आपका चाइल्ड लेबर है और आपका 23 में बेगार है। बेगार तो आप समझ गए होंगे ना, बिना पैसे दिए काम करवाना, किसी से काम करवाते हैं लेकिन उसको पैसा नहीं देते हैं, तो इसको बोलते हैं कि वह बेगार है। The right against exploitation given in Articles 23 and 24 provide for two provisions, namely the abolition of trafficking of humans, begar, and abolition of employment of children below the age of 14 years in dangerous jobs like factories and mines। स्टूडेंट यहाँ पे दोनों दे दिया है कि आर्टिकल्स 23 और 24 इस आर्टिकल्स में आते हैं, और इसके द्वारा किसको किसको रोका गया है स्टूडेंट, तो एबोलिशन ऑफ ट्रैफिकिंग। जैसे आप समझ सकते हो ना स्टूडेंट, हम लोग किसी चीज़ का ट्रेडिंग करते हैं ना, किसी वस्तु को खरीदते हैं और बेचते हैं। एक टाइमिंग ऐसा था स्टूडेंट जब मानो ह्यूमन को बेचा जाता था, ट्रेड किया जाता था, उसकी भी मार्केटिंग की जाती थी, उसको अदर कंट्रीज में बेच दिया जाता था, तो उसको भी रोकने का काम किया गया किस आर्टिकल के द्वारा, 23 नंबर आर्टिकल्स के द्वारा। और बेगार को भी रोकने का काम किया गया। और 24 में जो है वह चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है, और इसमें मतलब चाइल्ड लेबर को क्या किया गया, रोकने का काम किया गया। मतलब जो भी स्टूडेंट जो है 6 से लेकर 14 ईयर्स तक का जिस भी बच्चे का एज होगा ना, उसको हम क्या करेंगे, उसे किसी भी तरह का कोई फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते हैं, उसे किसी भी तरह का हम लोग हार्ड वर्किंग नहीं करा सकते हैं, किसी भी तरह के माइंस या जहाँ भी जो भी डेंजरस वर्क है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरा है ना, वहाँ पे हम उससे काम नहीं करा सकते हैं। ये बहुत ही पनिशेबल है। तो सिंपल याद रखना, 23 और 24 जो है राइट टू एक्सप्लॉयटेशन में है, जिसमें 23 आपका बेगार और ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमंस के लिए है, और 24 जो है चाइल्ड लेबर के लिए है। बेगार practiced in the past by landlords has also been declared a crime and is punishable by law। स्टूडेंट जो बेगार था ना, बेगार बिना पैसे का काम कराना,
तो ये किसके द्वारा करवाए जाते थे पास्ट में? तो लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, अपर कास्ट के द्वारा। तो लैंडलॉर्ड्स जो होते थे, अपर कास्ट के जो लोग होते थे, उन वे लोग क्या करवाते थे? पुअर पीपल से या डिप्रेस्ड पीपल से या दलित लोगों से क्या करवाते थे? काम करवाते थे, लेकिन उन्हें किसी भी तरह का कोई मजदूरी या किसी प्रकार का कोई सैलरी नहीं देते थे, जिसको बाद में एक क्राइम और बहुत ही पनिशेबल क्या कर दिया गया, बना दिया गया कि अगर अब कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो वह क्या है? एक क्राइम है और उसको पनिश मिलेगा, उसको सज़ा मिलेगा कानून के द्वारा। तब जा कर के सारी चीज़ें कंट्रोल हुआ है धीरे धीरे स्टूडेंट। नहीं तो बहुत ही ज़्यादा अपर कास्ट के लोगों ने लोअर कास्ट के साथ बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया है। नेक्स्ट दिया हुआ है स्टूडेंट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। स्टूडेंट मतलब आपको किसी भी धर्म को एक्सेप्ट करने के लिए का राइट्स है। आप किसी धर्म को चेंज करके दूसरा धर्म भी क्या कर सकते हो? एक्सेप्ट कर सकते हो। ये आपका आर्टिकल 25 से लेकर के 28 के बीच में है। अगर आर्टिकल पूछता है कोई तो आप बताएंगे 25 से लेकर 28 तक है। चलिए देखते हैं इसको। आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28 प्रोवाइड रिलीजियस फ्रीडम टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। मतलब स्टूडेंट ये केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए है कि कोई भी इंडियन सिटीजन्स है तो उसे रिलीजियस फ्रीडम है। रिलीजियस फ्रीडम का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? जैसे हम अपने ऊपर एग्जांपल दें, जैसे हम हिंदू हैं और हम हिंदू हैं तो हम चाहते हैं कि अदर कास्ट अदर रिलीजन एक्सेप्ट कर लें तो हमें कोई नहीं रोक सकता है। क्यों? क्योंकि हमें यह कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें ये राइट्स मिला हुआ है कि हम किसी भी रिलीजन को क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम किसी को ज़बरदस्ती रिलीजन नहीं चेंज करा सकते हैं। किसी मान लो गरीब लोग हैं या डिप्रेस्ड है तो हम उससे ज़बरदस्ती रिलीजन चेंज नहीं करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह जो रिलीजन एक्सेप्ट किया हुआ है उसका राइट है, वो चाहेगा तो चेंज करेगा, चाहेगा तो नहीं करेगा। तो हमें फ्रीडम मिला हुआ है आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। The objective of this right is to sustain the principle of secularism in India. स्टूडेंट इस राइट को जो है ना इस राइट्स को इसलिए दिया गया है कि हमारे इंडिया में क्या एस्टाब्लिश हो सके? सेकुलरिज्म। ये एक हमारे जो इंडिया में जो है ना सेकुलरिज्म को एक्सेप्ट किया गया है। सेकुलरिज्म मीन यहाँ पे स्टूडेंट मतलब स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है। जैसे आप पाकिस्तान से पूछे वो पाकिस्तान का कौन सा रिलीजन है तो इस्लाम है। सऊदी अरेबिया का कौन सा रिलीजन है तो इस्लाम है। अदर कंट्रीज़ का कंट्री का रिलीजन होता है। लेकिन आप इंडिया में किसी से पूछोगे स्टूडेंट कि इंडिया का कौन सा रिलीजन है तो इंडिया का कोई भी रिलीजन नहीं है। यूपी का कौन सा रिलीजन है तो यूपी का कोई भी रिलीजन नहीं है स्टूडेंट। तो इसको बोलते हैं सेकुलरिज्म, मतलब किसी कंट्री का कोई भी रिलीजन न हो। यहाँ पे जो रिलीजन है स्टूडेंट आपका है, मेरा है, यहाँ पे लोगों का रिलीजन है, ना कि किसी कंट्री का है, ना कि इंडिया का है। तो जिस कंट्री में और किस कंट्री का कोई रिलीजन नहीं होता उसको बोलते हैं सेकुलरिज्म कंट्री है। कौन सा कंट्री है? सेकुलरिज्म। तो सेकुलरिज्म को एस्टाब्लिश बनाए रखा जाए इसलिए हमारी फंडामेंटल राइट्स में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है सभी नागरिकों को। According to the Constitution, all religions are equal before the state and no religion shall be given preferences over the other। मतलब स्टूडेंट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सभी रिलीजन को इक्वल राइट्स दिया गया है, किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस और किसी को कम इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है। Citizens are free to preach, practice and propagate any religion of their choice। मतलब यहाँ पे सिटीजन को पूरी फ्रीडम है स्टूडेंट कि कोई भी रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकता है, अपना रिलीजन छोड़ सकता है, किसी भी रिलीजन का प्रचार प्रसार कर सकता है। यहाँ पे पूरी तरह से उसको क्या है? चॉइस मिली हुई है। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, जो आपका 29 और 30 में है। आर्टिकल नंबर अगर कोई पूछता है तो आप बताएंगे 29 और 30 में है। इंडिया इज अ कंट्री हैविंग मेनी लैंग्वेजेज, रिलीजन्स एंड कल्चर। स्टूडेंट अभी मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इंडिया को बेटा लैंड ऑफ डाइवर्सिटी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा डाइवर्सिटीज है, चाहे वो लैंग्वेज को लेकर हो, चाहे वो रिलीजन को लेकर हो, चाहे वो कल्चर को लेकर हो। तो इसीलिए बहुत सारा डिफरेंसेज होने के कारण इंडिया को लैंड ऑफ डाइवर्सिटी के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं।
तो इंडिया में बहुत सारा डिफरेंसेज है, लैंग्वेज के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, कल्चर के आधार पे। इन आर्टिकल 29 एंड 30 द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स स्पेशल मेजर्स टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज। स्टूडेंट, आर्टिकल 29 और 30 के माध्यम से एक कोशिश किया गया है कि जो हमारे कंट्रीज़ के माइनॉरिटीज़ है, माइनॉरिटीज़ मीन जिनकी संख्या कम है, जैसे हमारे इंडिया में जो मुस्लिम है वो माइनॉरिटीज़ में है, सिख जो है माइनॉरिटीज़ में है, बौद्ध जो है माइनॉरिटीज़ में है। तो जो हमारी कंट्री में जिनकी पॉपुलेशन कम है स्टूडेंट, तो प्रयास किया गया है ना कि उसको ये सारे राइट्स दिए गए हैं 29 और 30 के तहत, कि वो अपने रिलीजन को क्या कर सके, वे अपने कल्चर को और अपने एजुकेशन को क्या कर सके, बनाए रखे। उसके एजुकेशन में और उसके कल्चर में किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप आदमी नहीं कर सकता है। एनी कम्युनिटी विच हैज़ अ लैंग्वेज ऑफ इट्स ओन हैज़ द राइट टू कंजर्व एंड डेवलप इट। और कह रहा है कि स्टूडेंट कोई भी कम्युनिटी जो है ना इंडिया में, तो वो अपने लैंग्वेज को और अपने कल्चर को बनाए रख सकती है और उसको डेवलप कर सकती है, कि कोई भी इसके लैंग्वेज और कल्चर को कम नहीं कर सकता है। No citizen can be discriminated against for admission in state or state aided institution। मतलब स्टूडेंट, जो भी हमारे स्टेट के जो स्कूल्स होते हैं या जो भी गवर्नमेंट के स्कूल्स है ना, वहाँ पे सभी लोगों को इक्वल राइट्स दिया गया है। वहाँ पे आपको किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा राइट टू एजुकेशन के तहत, चाहे वो किसी कास्ट का हो, किसी रिलीजन का हो, कि चाहे पुअर हो चाहे रिच हो, सबको उस स्कूल में दाखिला क्या होगा, मिल जाएगा राइट टू एजुकेशन के द्वारा, एजुकेशनल राइट्स के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे कुछ राइट्स दिए हुए थे जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक्स है हम लोग पढ़ेंगे स्टेप्स टेकन टू प्रमोट सोशल जस्टिस। हम कैसे सोशल जस्टिस को क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे राइट्स आपके नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं है स्टूडेंट। हम इसके बाद आपका 32 जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ये सबसे मतलब इम्पोर्टेंट राइट्स है आपका, फंडामेंटल राइट्स जो 32 में है। फिर आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टूडेंट, अंत तक वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। और अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इसको, और अपने दोस्तों में इसको शेयर करेंगे। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।